हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं आज आपके लिए भारतीय संविधान का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, क्या है ये। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। मौलिक अधिकार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जिन संविधानों में मौलिक अधिकार की व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ बहुत ही जल्दी तानाशाही का साधन बन जाती है और अतः ये राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो कि किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। फैक्ट्स देखते हैं। ये अधिकतर व्यक्ति के मानसिक, भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार विधि के शासन की स्थापना करना संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है। यही एक उद्देश्य है जिससे कि विधि यानी कि कानून की शासन की स्थापना की जा सके, एक लॉ बनाया जा सके जिससे कानून का संचालन किया जा सके। अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं तथा इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्राप्त होगा। विधि का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से और विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 15 के तहत यह व्यवस्था की गई कि राज्य नागरिक के प्रति धर्म, मौलिक वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निबंधन या शर्त के अधीन कोई भी विभेद नहीं करेगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 के अनुसार इसमें उल्लेख है कि देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं के अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी भी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है, जो कि एक राज्य लगा सकता है किसी भी क्षेत्र में एक निवास संबंधी शर्त। अनुच्छेद 16(4) के तहत देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसको समाप्त करने के लिए संसद ने इसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय बना दिया। बाद में 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है कि शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत किया गया है।
अनुच्छेद 18(2) इसके अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को बिना राष्ट्रपति की अनुमति से ग्रहण नहीं कर सकता है। अब दूसरा अधिकार है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता से संबंधित। कौन कौन से हैं? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार दिया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये 3 आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20, जिसके अनुसार किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। भूतलक्षी दांडिक विधान को प्रतिषिद्ध किया जाना, दोहरा दंडादेश या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देने का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि अगर स्वयं को अपराध में कोई फंसा रहा है तो उसके लिए संरक्षण भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण व देह स्वतंत्रता का संरक्षण, जो कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनुच्छेद 21 में आवश्यक तत्व माना गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्राण व देह स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया है, जैसे त्वरित अन्वेषक तथा विचारण का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, यातना ना दिए जाने का अधिकार को शामिल करके मानवीय गरिमा का अधिकार, निरुद्ध व्यक्ति द्वारा अपने विधिक सलाहकार तथा कुटुंब के सदस्यों और मित्रों के साथ मुलाकात करने का अधिकार, पुलिस का क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा उसको प्रोन्नति का अधिकार, दोष मुक्ति के बाद अवैध रूप से कारागार में विरुद्ध रखने पर प्रतिकार का अधिकार, अपील करने का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार। ये सब थे प्राण व देह स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्राण व देह स्वतंत्रता का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण भी प्रदान हुआ है। नागरिकों तथा गैर नागरिकों को गिरफ्तारी और निरोध से अनुच्छेद 22 द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 22 में 7 खंड है, जिनमें से खंड 1 तथा 2 में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों तथा संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया और खंड 3 से 7 तक निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान किए गए। गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न अधिकार तथा संरक्षण प्रदान किए गए हैं, जैसे जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे तुरंत उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने की, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तुरंत अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसे अपनी इच्छा के अनुसार अधिवक्ता यानी वकील से विचार विमर्श करने तथा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। इस 24 घंटे में वह समय शामिल नहीं है जो गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने में रास्ते में लगता है। जो आने जाने में जो रास्ते में समय लगता है उसे शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन उक्त अधिकार उन व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है जो शत्रु देश के हैं, यानी कि ये सभी अधिकार जो कि ऊपर बताया गया, तो वे शत्रु देश के व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22 के दूसरे भाग में खंड 4 तथा 5 के तहत निवारक निरोधक विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के लिए रक्षोपाय से संबंधित उपबंध हैं। ये रक्षोपाय अन्य देशीय शत्रु को भी उपलब्ध हैं। निवारक निरोध किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकता है। ये कार्यपालिका द्वारा किया गया पूर्ववर्ती उपाय है। सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू। निवारक निरोध के संबंध में विशेष बात यही है कि ये भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल यानी और संकट काल दोनों में लागू होता है। इसके आधार हैं राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखना, प्रतिरक्षा, विदेश कार्य और भारत की रक्षा। ये इसके आधार हैं निवारक निरोध के। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974, पोटा एक्ट, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। अब हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। निवारक निरोध अधिनियम, जिसे भारतीय संसद ने 26 फरवरी को पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया। इसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की रक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त होना था, लेकिन समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया गया, जो कि अंततः 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। मीजा यानी कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, 44वें संविधान संशोधन 1978 इसके प्रतिकूल था तथा इस कारण अप्रैल 1978 में यह समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में आया। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष की थी, लेकिन 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश द्वारा इसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया 1980 में, जिसे जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। अब हम देखते हैं आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून कैसा था। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें ये सर्वाधिक कठोर कानून था, जो 23 मई 1955 को भी समाप्त हो गया। बिल पास हुआ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा। पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2001, 25 अक्टूबर 2001 को लागू। पोटो टारा का ही एक रूप। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान था। इसमें पुलिस की शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता, लेकिन ये अपील भी तब की जाएगी जब
3 माह उसके हिरासत में पूर्ण हो चुके होंगे, उसके पहले नहीं हो सकती है। पोटो, जिसे 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद इसे पोटा नाम दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 21 सितंबर 2004 को इसे भी अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार, बेगार, बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य इस सेवा में धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 23 के द्वारा ही वेश्यावृत्ति का उन्मूलन भी किया गया। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम को निषेध किया गया, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों व खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को ध्यान में रखकर किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 जो कि सभी धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है, वो अधिकार कौन कौन से देखते हैं। पहला अधिकार है कि धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। दूसरा है धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध का अधिकार। तीसरा है उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। चौथा है चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट अनुच्छेद 27 के तहत। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 28। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध होगी। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य के निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसे साथ ही राज्य मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। किंतु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंधित रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग में प्रतिबंध लगा सकता है। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका
प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विभेद नहीं करेगा। अब हम देखते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मौलिक अधिकारों में से एक संपत्ति का मौलिक अधिकार भी था, जो कि अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19(1)(4) प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था, जबकि दूसरी तरफ वही अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वे नागरिक हो या गैर नागरिक हो, अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता था। इसको समाप्त करने के बाद वर्तमान में जो संपत्ति के अधिकार की स्थिति हुई वो इस प्रकार थी। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(4) में वर्णित था, उसे निरस्त किया गया और संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में एक नए अनुच्छेद के साथ अनुच्छेद 300 का के तहत जोड़ा गया और इसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब वर्तमान समय में एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह लागू होता है। अब हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्रवाइयां न्यायालय के द्वारा करवाता है। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। वे 5 रिटें कौन कौन सी देखते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस, प्रतिषेध, परमादेश मैंडेमस, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। अब हम इनके बारे में विस्तृत पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक आदेश के रूप में है। हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ शरीर प्राप्त करना। ये किसी भी व्यक्ति को जारी हो सकती है, चाहे वे अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति हो। इसके तहत आदेश में उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराने को कहा जाता है जिसने उसे निरुद्ध किया है, ताकि ये बंदी रखने का विधिक औचित्य जान सके या संबंधित कार्रवाइयों को किया जा सके। परमादेश यानी कि मैंडेमस। मैंडेमस एक ऐसा आदेश है जो व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी होता है, जिससे यह अपेक्षा कि वह कोई लोक कर्तव्य या लोक कल्प विधि कर्तव्य करे, लेकिन उसे करने से वे इनकार कर दिया गया हो। इसके तहत रिट मांगने वाले को ये दिखलाना होगा कि उसके कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उससे कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और जिसके विरुद्ध मांगी जा रही है उसका कोई विधिक कर्तव्य है। ये न्यायालय के विवेकाधीन उपचार है। अन्य विकल्प की उपलब्धता की स्थिति में कोई अन्य उपचार भी दिया जा सकता है। प्रतिषेध। प्रतिषेध किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकारी के लिए जारी होती है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए, अर्थात ये कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को अपनी विधि सीमाओं या अधिकारिता से बाहर जाने पर प्रतिबंध करती है, अर्थात मामले लंबित होने की स्थिति में निर्णय देने से पूर्व जारी किया जाता है। यह रिट न्यायिक कृतज्ञों के विरुद्ध की जाती है। यह रिट विधायी या कार्यपालिका कृतज्ञों के विरुद्ध नहीं दी जा सकती है।
प्राइवेट व्यक्ति या संगमों के विरुद्ध नहीं दी जाती है। निर्णय दिए जाने के पश्चात प्रतिषेध रिट नहीं दी जा सकती है। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये न्यायालय अथवा न्यायिक या न्यायिक कल्प शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकरण के विरुद्ध दिए जाते हैं। ये आदेश या विनिश्चय को विखंडित करने के लिए जारी होता है। उत्प्रेषण तभी दिया जाता है जब आदेश दे दिया गया हो, अर्थात आदेश के पश्चात कोई न्यायालय स्वयं को या किसी ऐसे अधिकरण को जो उससे कनिष्ठ या उससे अधीनस्थ नहीं है, ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय एवं स्वयं को अपने प्रशासनिक हैसियत के विरुद्ध ही रिट जारी कर सकता है, न्यायिक हैसियत के विरुद्ध नहीं। एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय की एक पीठ उसी न्यायालय की दूसरी पीठ को भी रिट जारी नहीं कर सकती। यानी कि उत्प्रेषण जो कि न्यायालय और न्यायिक कल्प शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकरण के विरुद्ध दी जाती है। ये आदेश या विनिश्चय को विखंडित करने के लिए जारी होता है। उत्प्रेषण तभी दिया जाता है जब आदेश दिया गया हो, अर्थात आदेश के पश्चात कोई न्यायालय स्वयं को या किसी ऐसे अधिकरण को जो उससे कनिष्ठ या उससे अधीनस्थ नहीं है, ये रिट जारी नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय स्वयं को अपने प्रशासनिक हैसियत के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, न्यायिक हैसियत के विरुद्ध नहीं कर सकता है। एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को नहीं कर सकता है। एक उच्च न्यायालय की पीठ दूसरी पीठ को ये रिट जारी नहीं कर सकती है। पांचवी रिट है अपनी अधिकार परीक्षा। ये रिट तभी दी जाती है जब लोक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के दावे को वैधता की जांच करना हो। ये एक विवेकाधीन उपचार है जिसे न्यायालय तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार भी दे सकता है या उससे इनकार भी कर सकता है। इसे जारी करने हेतु निम्न शर्तें होती हैं। पद लोक पद होना और वे किसी कानून द्वारा या स्वयं संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए। पद निश्चित प्रकृति का होना चाहिए, अर्थात ये पद किसी व्यक्ति के प्रसाद या परीक्षा पर आधारित नहीं होना चाहिए। ऐसे पद पर नियुक्त करने में संविधान या कानूनी नियम का उल्लंघन हुआ हो। विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, ये विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 मानव के द्रव्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखाने एवं जोखिम भरे कामों में बालकों का नियोजन का प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय पर कर में मुक्ति। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखते हैं किन स्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। मौलिक अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं है। इन अधिकारों के प्रयोग पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। संविधान में इन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, जबकि राज्य को ये अधिकार होगा कि सार्वजनिक हित में नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित कर सके या उन्हें प्रयोग में निर्बंधन लगा सके। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निर्बंधित तथा निलंबित किया जा सकता है, जैसे प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 33, जब सेना विधि लागू हो यानी कि मार्शल लॉ लागू हो अनुच्छेद 34, संविधान में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368, आपात उद्घोषणा के अधीन अनुच्छेद 352। इन स्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार पर विभिन्न न्यायिक निर्णय आए। 1967 में पूर्व उच्चतम न्यायालय का मानना था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के संपूर्ण भाग को संशोधित कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मौलिक अधिकार संसद की संशोधन शक्ति से परे है।
24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा न्यायालय के उक्त निर्णय को अप्रभावी ठहराते हुए संसद ने व्यवस्था की मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 नामक मुकदमे में न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता पर उंगली उठाई, परंतु संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित करते हुए निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं ला सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संसद ने व्यवस्था की कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। वे ऐसे किसी भी संशोधन अधिनियम को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति वापस की गई और इसके अतिरिक्त संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। साकलन पेपर्स बनाम भारत सरकार तथा ब्रजभूषण बनाम राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता में निहित है। चंपकम बनाम दौराई राजन 1951 ऐसा पहला मुकदमा था जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा मौलिक अधिकारों को अधिक वरीयता प्रदान की गई। मौलिक अधिकारों के संशोधन संबंधी उच्चतम न्यायालय में लाया गया प्रथम विवाद शंकर प्रसाद केस 1951 का था। मौलिक अधिकार के उद्देश्य देखते हैं। व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करते हुए किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को अस्वीकार करना इसे न्यायालय द्वारा न्याय योग्य बनाया गया है। किसी भी प्रकार के भेदभाव अस्पृश्यता के अंत जैसे प्रावधानों को स्थापित करते हुए संविधान में विधि के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण जैसी संकल्पना को स्वीकार किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, बच्चे तथा महिलाओं के पक्ष में रचनात्मक भेदभाव के सिद्धांत पर मान्यता दी गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के साथ ही अभियुक्तों एवं सजा पाए लोगों के अधिकार की व्यवस्था है। श्रमिकों, बच्चे एवं महिलाओं के शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया। आस्था, प्रार्थना, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता के साथ ही अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं खोलने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए नागरिक या व्यक्तियों को न्यायालय में जाने का भी अधिकार दिया गया। महत्व और विशेषता देखते हैं मौलिक अधिकारों की क्या है। सकारात्मक परिस्थितियों के निर्माण एवं विकास में ये सहायक होते हैं। व्यक्तित्व का विकास तथा मानवीय गरिमा की रक्षा हेतु सहायक। किसी भी आधार पर जैसे लिंग, धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति व विशेषाधिकार का अंत किया गया। अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा के भाव का विकास। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जरूरी जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति एवं भाषाई स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण में सहायक। विभिन्न समुदायों के मध्य शांति, समानता एवं बंधुत्व के विकास में सहायक। ये न्याय योग्य है कि इसे निलंबन एवं प्रतिबंध की स्थिति में नागरिक या व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय से संवैधानिक उपचार मांग सकता है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इस पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार विधि के शासन संविधानवाद को स्थापित करता है। विधि के शासन से तात्पर्य यही है कि समान परिस्थितियों में विधि की समान सुरक्षा मिलेगी तथा कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा सिवाय राष्ट्रपति को छोड़कर। इससे राज्य की प्रकृति की पहचान होती है, वे किस प्रकार है, कल्याणकारी है या समाजवादी है या उदारवादी है या फिर किसी अन्य प्रकार की है। इससे राज्य की प्रकृति की पहचान होती है।
मौलिक अधिकारों से। संविधान द्वारा संरक्षित एवं विधि द्वारा उपचार योग्य है, लेकिन ये निरपेक्ष नहीं है। संविधान संशोधन द्वारा इसे बदला जा सकता है, लेकिन आधारिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार की सुरक्षा की एक गारंटी भी है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित संविधान के भाग 3 से, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस द्वारा अपने बम्बई अधिवेशन में उठाई गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सदर हसन इमाम थे। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारत में सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं विदेशियों को दिए जाने वाले मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 21, 23, 25, 27 और 28 में समाहित हैं। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार द्वारा अनुच्छेद 20 व 21 में निहित अधिकारों को छोड़कर अन्य समस्त मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। विधि के समान संरक्षण की संकल्पना मूलतः अमेरिकी संविधान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 355 के साथ प्रदत्त हुए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की गई। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं अभियोजित व दंडित नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों के विचार की उत्पत्ति 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मानी जाती है, इसीलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया था। 19 कृष्ण बाद में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार निर्धारित किया गया। न्यायालय ने निःशुल्क विधिक सहायता को नैसर्गिक न्याय का एक अंग माना है और इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई। जब संविधान का प्रवर्तन किया गया उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके अब इससे अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले मौलिक अधिकार को स्थान फ्रांस के संविधान में 1789 में मिला था। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 में भी छीना नहीं जा सकता है, यानी कि निलंबित नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 20 एंड 21 को। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32(2) सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिटें या आदेश या निर्देश जारी करने के लिए सशक्त करता है। वे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार रक्षा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संसद ने व्यवस्था की कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। वे ऐसे किसी भी संशोधन अधिनियम को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। चवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 19 का में प्रदत्त अधिकारों को केवल देश पर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की दशा में निलंबित किया जा सकता है।
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति वापस की गई। मौलिक अधिकारों में संशोधन संबंधी उच्चतम न्यायालय में लिया गया। मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन संबंधी उच्चतम न्यायालय में लाया गया पहला केस यानी कि विवाद शंकर प्रसाद केस 1951 में लाया गया था। सूचना का अधिकार तथा एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का तथा अनुच्छेद 21 के तहत न्यायालय द्वारा मूल अधिकार घोषित किया गया है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार नागरिक तथा अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। 97वें संविधान संशोधन विधेयक 2011 द्वारा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19(1)(c) में रखा गया। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारी जो भी वीडियो आगे अपलोड की जाती है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो और आप इस वीडियो को देख सकें। और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारा संविधान का भाग 3 समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल भी पाना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे चैनल को फॉलो करें, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।